अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव स्पीड। वेव स्पीड ऑफ स्ट्रेच्ड हमारे पास स्ट्रिंग। वेव स्पीड ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग यानी कि या फिर वेव स्पीड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये आज का हमारा टॉपिक है। इंशाल्लाह इस पर ब्रीफली आज बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, आई स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला पॉइंट हमारे पास, वेव स्पीड इज द डिस्टेंस अ वेव ट्रेवल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि जो वेव स्पीड है, जैसा कि नाम से हमें शो हो रहा है, नाम से हमें पता लग रहा है कि वेव की स्पीड, वेव की स्पीड। मिसाल के तौर पर ये 1 मिनट, इधर देखें, ये सपोज करें हमारे पास, ये हमारे पास वाल है यानी कि दीवार है हमारे पास, और ये हमारे पास हॉरिजेंटल कोई लाइन है, और ये हमारे पास वेव है। यानी कि वेव किस तरह की, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है हमारे पास। ये स्ट्रिंग मीन रस्सी है ये हमारे पास। इसको हमने इधर से एक साइड से बांध दिया इधर, तो इसको हमने ऊपर नीचे यानी डाउन अप किया। तो इसके जब डाउन अप करेंगे तो इसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ पैदा हो जाएंगे। ओके। और इस वेव की, इस स्ट्रिंग की, ये स्ट्रिंग अब एक वेव की शक्ल बन चुका है। इस वेव की हम स्पीड निकालना चाह रहे हैं। ओके। तो डेफिनेशन यही है कि वेव स्पीड इज द डिस्टेंस अ वेव ट्रेवल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हम जानते हैं कि होती है, वेव स्पीड इज द डिस्टेंस एट वेव ट्रेवल्स। यानी कि वेव स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो किस पर मुश्तमिल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी कि टाइम के लिहाज से कितने टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया एक वेव ने इन अ स्ट्रिंग। एक वेव ने गिवन अमाउंट में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस तय किया, उसको हम वेव स्पीड का नाम देते हैं। अगर सेकंड पॉइंट है वेव स्पीड और फेज स्पीड। हम वेव स्पीड को फेज स्पीड भी कहते हैं। ओके। या फिर इधर वेव स्पीड ऑफ फेज, स्पीड ऑफ वेव, इस तरह के नाम मुख्तलिफ डिफरेंट के आ सकते हैं। इधर जैसा कि लिखा हुआ है वेव स्पीड, इसको हम स्पीड ऑफ वेव भी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, या स्पीड ऑफ वेव ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इस तरह नाम मुख्तलिफ आ सकते हैं, लेकिन टॉपिक एक ही है। इसी तरह ये फेज स्पीड या स्पीड ऑफ फेज इन अ वेव, मुख्तलिफ नेम हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। कि जो वेव स्पीड है ना, वेव की स्पीड है, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती। ये हम आगे इसका जो ना मैथमेटिकल फार्मूलाज वो देखेंगे, और हमें प्रूव करेंगे कि ये वाकई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती जो वेव की स्पीड है। अच्छा, फिर किस पर डिपेंड करती है, लिखा हुआ आगे, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेच्ड फोर्स अप्लाइड टू द स्ट्रिंग आर टेंशन इन द स्ट्रिंग। यानी कि जिस तरह ये देखे हमने, ये एक दीवार है, वाल है, और ये हमारे पास एक्स लाइन है, और ये हमारे पास स्ट्रिंग है। इसको हमने एक इधर से अप डाउन किया तो इसके अंदर क्रस्ट पैदा हो गए। ओके। तो जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे यहाँ से अपने हाथ से, जहाँ यहाँ से जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा टेंशन पैदा होगी, उतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगी इस स्ट्रिंग में, जिसकी वजह से इस वेव की जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जितनी ज़्यादा फोर्स हम इधर लगाएंगे तो उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर टेंशन पैदा होगी। अगर टेंशन ज़्यादा पैदा होगी तो वेव की स्पीड उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। या दूसरे लफ्ज़ हम ये कह सकते हैं, जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाते जाएंगे उसी हिसाब से टेंशन बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे टेंशन यानी कि फोर्स इंक्रीज़ करती जाएगी, वैसे वैसे एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती जाएगी। अब ये इधर हमारा मकसद क्या होता है, इसको अप और डाउन करने का हमारा इधर मकसद होता है कि इस साइड पर एनर्जी को यहाँ से लेकर यहाँ का ट्रैवल करना होता है हमें। सपोज कि हमारे पास सेकंड वाल है, ये हमारे पास सेकंड वाल में मतलब दीवार। ओके। तो इधर इस फर्स्ट वाली वाल से हम इधर सेकंड वाले वाल में स्ट्रिंग यानी कि रस्सी की शक्ल में
हम एनर्जी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो हम इधर से हाथ से अप डाउन करेंगे तो इधर से जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी जल्दी इधर से एनर्जी फर्स्ट वाल से सेकंड वाल में कन्वर्ट, सेकंड फर्स्ट वाल से सेकंड वाल में चली जाएगी। अगर फोर्स इधर कम लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो ये इसका मतलब है इस पॉइंट। आगे हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि सपोज करें हमारे पास ये फर्स्ट वाल है, ये सेकंड वाल है, और इसके अंदर हमारे पास ये वेव है जिस तरह मैंने ये इधर बनाई है। ये हमारे पास वेव है, इसको हमने इसका एक हिस्सा ले लिया, इसको नाम ए का दे दिया, इसको नाम बी का दे दिया। ओके, ये देखें, और जो हमारे पास जो ये है ये हमारे पास डी एल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी है ये टोटल लेंथ है, एल लेंथ है। और चूँकि हम स्मार्ट हिस्सा ले रहे हैं, पार्ट ले कुछ पार्ट ले रहे हैं, स्मार्ट पार्ट रहे हैं, इसलिए हम इसको डी एल से शो करेंगे। और इसको डी एम से इसका मैथ इस इतनी यहाँ से लेकर यहाँ का इसका मैथ क्या है, डी एम है, क्योंकि चूँकि स्मॉल लेंथ इसलिए इसका जो मैथ है वो भी स्मॉल ये होगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास यूनिट है, सॉरी ये है ना शो कर रहा है डेंसिटी को, डी एम ओवर डी एल। जिस तरह हम जानते हैं कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है, डेंसिटी मीन वॉल्यूम डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम डेंसिटी हमारे पास होती है डी एम ओवर डी एल, मैस ओवर लेंथ, ये हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला लगता है, और इसको हम शो करते हैं यू नॉट से। ओके, ये हमारे पास फार्मूला है, और इधर से हमने इस ये फार्मूला डायरेक्टली निकाल लिया। इधर से डी एम ओवर डी एल हमारे पास ये क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी है। डेंसिटी किसकी, इस लेंथ की, ए से लेकर बी तक की डेंसिटी है इसकी। और ये एक और यहाँ मेन बात वो ये है इस पॉइंट में, वो कि ये लीनियर डेंसिटी है, जो यहाँ से हम यहाँ तक ले रहे हैं ये हमारे पास लीनियर डेंसिटी है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे कि हमारे पास हमने ये पार्ट लिया हुआ है, इसको हम इसी पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। ओके, ये डी एल है, और हमारे पास डी एम बी है, डी एम बी है। ओके, तो चूंकि ये देखिए एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर यानी कि ऊपर है, क्रस्ट की फॉर्म में है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जो इसका इस स्ट्रिंग का इस हिस्से का जो ज़्यादा फोकस है वो इसके सेंटर की तरफ है। ओके, तो जिसकी वजह से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये क्या शो कर रहा है, ये जो ऊपर वाली हम क्रस्ट ले रहे हैं कि ये अपने सेंटर की तरफ अपनी तमाम तवज्जो मरकूज कर रहा है होता है। ओके, अब हमने ये लेंथ ली हुई है ये वाली, तो ज़ाहिर बात इसके कोई कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे जो जिसको हम अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। वो क्या होते हैं, साइन होती है, कॉस होती है, या थीटा होती है, या टेंजेंट होती है। तो इसी तरह इस स्ट्रिंग इस लेंथ के भी जो कुछ कंपोनेंट्स होंगे, मिसाल के तौर पर ये देखें, जो होंगे इस डायरेक्शन में ये होंगे एफ कॉज थीटा प्लस में होंगे, चूँकि इस साइड पर एक्स एक्सिस प्लस होता है, प्लस में होता है, और इस साइड पर नेगेटिव होता है एक्स एक्सिस, तो इधर नेगेटिव एफ कॉज थीटा होगा। ओके, तो बाकी जो सेकंड है वो होता है साइन, तो इस स्ट्रिंग का जो साइन कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब ये पॉजिटिव है एफ कॉस थीटा, इधर एफ नेगेटिव कॉस थीटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास जो ये है ना इफेक्ट एफ, चूँकि इसकी डायरेक्शन इस जाने पर पॉजिटिव साइड पर, इसकी इस जाने पर नेगेटिव साइड पर, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जबकि जो दूसरा कंपोनेंट होगा साइन वाला, वो इसकी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है साइन कंपोनेंट, इसका भी, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 2f साइन थीटा, और हम इसको 2f थीटा भी लिख सकते हैं। वो कैसे कि आपने ये सुना होगा कि जो हमारे पास साइन है, साइन थीटा, अगर इधर हमारे पास इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है,
तो हमारे पास साइन थीटा इक्वल हो जाएगा थीटा के। सिंपल सा फार्मूला है कि अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू स्मॉल है साइन में, तो स्मॉल साइन थीटा हमारे पास थीटा इक्वल हो जाएगा। वो कैसे? इसका दूसरा जो जवाब है वो ये है कि जिस तरह हम जानते हैं कि साइन 90 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी कि अगर 90 एंगल, अगर एंगल 90 है, यानी 90 बहुत बड़ा एंगल होता है, अगर साइन 90 है तो तब जाकर एक वैल्यू हमें मिलती है। अगर 90 से कम है तो सारी बात एक इससे कम होती जाएगी वैल्यू। तो यानी कि कहने का मतलब है कि साइन थीटा को हम थीटा की शक्ल में लिख सकते हैं। क्या कंडीशन होगी? अगर अगर थीटा की वैल्यू समान होगी। ओके, तो इसलिए इसका हम 2f साइन थीटा को 2f थीटा भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें कि हमारे पास जो वही फार्मूला लिखा है पिछले वाला, लास्ट वाला, ये वाला हमने ये फार्मूला अगर आगे लिख दिया कि हमारे पास ये नेट फोर्स है और ये हमारे पास फोर्स 2 थीटा है। जिस तरह हम जानते हैं कि आर्क है, क्या है? आर्क। यानी कि ये देखें, ये हमने आर्क ली हुई है ना, ये देखिए स्ट्रिंग का एक हिस्सा लिया हुआ है और ये किसी शक्ल का है, आर्क बना रहा है। तो हम जानते हैं कि आर्क इक्वल टू होता है रेडियस और एंगल के। रेडियस इधर आर है और एंगल हमारे पास थीटा है। तो हम एस की जगह डी एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि एल किसको शो करता है? एल शो करता है डिस्टेंस को। तो इधर हमने इस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिया हुआ? एस। एस हमारे पास क्या है? डी एल है, इसलिए हम एस की जगह डी एल लिख सकते हैं और थीटा की जगह 2 थीटा भी लिख सकते हैं। जिस तरह ये है, ये देखें ऐड किए ना, इसलिए इधर हम 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इधर 2 थीटा को एक साइड पर कर लिया तो इधर आर इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये इस 2 थीटा की वैल्यू को इसमें पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन गई। इसकी वैल्यू ये इधर से लेकर इधर पुट कर दी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें कि F इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर। ये एफ सी है। एफ सी मीन सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या? सेंट्री, ये कहाँ से आया, क्यों हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कि जो हमने स्ट्रिंग ली हुई है उसका एक हिस्सा लिया हुआ है। ये किसकी क्या बना, किसकी शक्ल का है? आर्क का। और इसकी ज़्यादा फोकस इसकी फोर्स ज़्यादा किस पर फोकस हो रही है? इसकी जो ज़्यादातर फोर्स किस कहाँ से मरकूज हो रही है? वो सेंटर की तरफ। किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। क्योंकि हम जानते हैं कि एक सर्कल में अगर एक सर्कल टाइप कोई भी शेप है तो उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो भी सेंटर की तरफ होती है, उसके मरकज़ की तरफ होती है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्योंकि हम एक स्ट्रिंग का एक हिस्सा ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, इसलिए हम एम की जगह डी एम लिखेंगे। क्योंकि स्मॉल पार्ट ले रहे हैं स्ट्रिंग का, इसलिए हमने एम की जगह डी एम लिखी। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब एफ की वैल्यू को आप हम इधर पुट कर देंगे। ओके, यानी कि इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास देखें ये आ गया इक्वल। एफ की वैल्यू को इधर पुट कर दिया हमने, सॉरी इधर इधर नेट फोर्स में। ओके, इधर पुट कर दिया तो इधर ये आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया। तो डी एम इधर ही है, डी एल इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डी एम और डी एल हमने सबसे पहले यही बात की थी इस वक्त कि ये कि डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमारे पास डेंसिटी इक्वल हो गया। ये वी स्क्वायर है, ये वेलोसिटी हमारे पास होती है यानी कि स्पीड। तो इसको हमने इस तरह लिखा, स्पीड एक तरफ पे रहने दी वेलोसिटी, और ये तो जगह डिवाइड हो गया। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ चुका है किसका? वेव की स्पीड का। ओके, तो अब एक कुछ ये रह गया, देखें कि ये हमारे पास फाइनल फार्मूला किसका? वेव स्पीड का। ओके, v is equal to f over density. This result holds only for small transverse displacement of a string. इसका मतलब ये है कि जो हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, वेव स्पीड निकालना चाह रहे हैं, ये इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे पास स्मॉल, पहली बात ये है कि स्मॉल हो, सेकेंड कि ट्रांसवर्स हो।
ये हमारे पास जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं इसमें जो बिहेवियर होना चाहिए स्ट्रिंग का रस्सी का वो ट्रांसवर्स होना चाहिए, और सेकेंड बार की स्मॉल पार्ट लेना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट देखें कि हैंस द स्पीड ऑफ द वेव ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द फोर्स इन द स्ट्रिंग एंड नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा, यानी कि थीटा, लैम्डा मीन वेवलेंथ। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो स्पीड होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, फोर्स पर। ये देखें, ये फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो हमने ये प्रूव कर लिया है। इसलिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी इसकी वेव की स्पीड। ओके, तो ये आज छोटी सी वीडियो थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।